सेक्शन 13 दैट टेल अबाउट कंट्रावेंशन एंड पेनल्टी। जैसा कि हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था कि अगर ऑथोराइज्ड पर्सन फीमा के किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्रवीन करता है तो उसे 10,000 पेनल्टी लगेगी, या फिर अगर कंटिन्यू ऑफेंस है तो 2,000 पर डे। अब सेक्शन 13 में ऑथराइज पर्सन को छोड़कर अनदर पर्सन, जिसे हम डिफॉल्टर बोलेंगे, अगर वो किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्राबीन करते हैं या फिर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए क्या पेनल्टी है। अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व्ड इफ क्वान्टिफाइबल और एल्स अप टू 2 लाख। अगर हम सम को क्वान्टिफाई कर सकते हैं तो 3 times ऑफ द सम या फिर 2 लाख। अगर कंटिन्यू ऑफेंस है, अगर ऑफेंस कंटिन्यू कर रहा है, उसने पेनल्टी भी नहीं भरी और ऑफेंस को कंटिन्यू कर रहा है तो 5,000 पर डे। सेक्शन 13(1)(a) क्या कहता है कि किसी पर्सन ने फॉरेक्स सिक्योरिटी को एक्वायर किया है, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है आउटसाइड इंडिया ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। जितनी फेमा में हमें बताई गई है, एक लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है किसी प्रॉपर्टी को आउटसाइड इंडिया एक्वायर करने के लिए, उस लिमिट से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है। प्रॉपर्टी इंक्लूड बैंक डिपॉजिट, INR करेंसी और अदर प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम इट। और रिजल्टिंग फ्रॉम इट का मीनिंग क्या है? जो भी फॉरेक्स सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को छिपाने के लिए उस पर्सन ने उसको सेल करके पैसा बैंक में जमा करवा दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। तो उस केस में उसे क्या सजा हो सकती है? अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व्ड और कन्फिस्केशन ऑफ वैल्यू इक्विवेलेंट टू द फॉरेन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो उसे क्या, जितनी उसने फॉरेन एसेट एक्वायर की हुई थी उसकी इक्वल वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी जो उसकी इंडिया में सिचुएटेड है वो कन्फिस्केट हो जाएगी, प्लस 5 साल की सज़ा और फाइन लगेगा। सेक्शन 14 देखिए हमें क्या बताता है, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब देखिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? ऐसी अथॉरिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसलिए कि जो फेमा के प्रोविजंस है अच्छे से कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसकी इंक्वायरी के लिए इन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। जो सेक्शन 13 में डिफॉल्टर्स के लिए पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई है, अगर वो डिफॉल्टर 90 डेज के अंदर पेनल्टी को फिल नहीं करता तो AA उसे नोटिस सेंड करेगा, दैट इज SCN, शो कॉज नोटिस। और फिर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है AA कि इसने जो भी एक्टिविटी की है वो क्या है, फीमा के प्रोविजंस के खिलाफ है, तो उसे क्या है, सिविल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, तो उसका सिविल केस बन सकता है। अब देखिए व्हेन कैन AA इशू अरेस्ट वारंट। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखते हैं, शो कॉज नोटिस सेंड कर रहा है। शो कॉज नोटिस सेंड करने के बाद जो डिफॉल्टर है वो अपीयर हो गया, तो उसके बाद देखिए क्या, उसको रीजनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। शो कॉज मतलब कि उसका अपना पक्ष रखने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उसने अपॉर्चुनिटी अपने पक्ष रखा है और ए सेटिस्फाई हो जाता है कि इसने जो भी किया है बाय मिस्टेक किया है, जानबूझ के कुछ नहीं किया, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ए सेटिस्फाई नहीं होता, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। अब देखते हैं वो अरेस्ट वारंट कब इशू करेगा। इशू शो कॉज नोटिस आस्किंग डिफॉल्टर टू अपीयर बिफोर AA। तो वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, हवलदार को ऑर्डर दे रही है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या किया है, एक शो कॉज नोटिस सेंड कर दिया उसको, लेकिन फिर भी वो डिफॉल्टर क्या है, अपीयर नहीं हुआ। तो अपीयर नहीं हुआ एक टाइम लिमिट के अंदर, तो सीधा उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाएंगी। लेकिन अगर वो नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजंस, जिसने दिए तो उसका सेटिस्फाई नहीं होता और उससे श्योर हो जाता है, इंश्योर हो जाते हैं कि डिसऑनेस्टी ट्रांसफर्ड और कंसील्ड प्रॉपर्टी टू फैक्ट रिकवरी, कि डिफॉल्टर ने जानबूझकर प्रॉपर्टी को कंसील किया है, अपनी प्रॉपर्टी को छिपाया है, या फिर हैज़ मनी टू पे वट नेग्लेक्ट टू पे, उसके पास इतना पैसा है कि वो पेनल्टी को फिल कर सके बट फिर भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है। तो इस केस दोनों केसेस में क्या होगा, AA क्या करेगा, अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। अब देखिए
ऑफिसर अरेस्ट करेगा, ऑफिसर जैसे कि हवलदार उसको अरेस्ट कर लेगा। डिफॉल्टर पेज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड अरेस्ट कॉस्ट टू ऑफिसर। अरेस्ट करने के बाद डिफॉल्टर क्या सारा पैसा दे देता है प्लस अरेस्ट कॉस्ट भी पे कर देता है, तो फिर तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने अरेस्ट कॉस्ट नहीं फिल की तो ब्रिंग हिम टू ए इन 24 आवर्स, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे ए के द्वारा फिर पेश किया जाएगा। एक्सक्लूड जर्नी टाइम, अब इसका मीनिंग क्या है? 24 घंटे दिए हैं तो मानते हम दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई लेकर जाना है और दिल्ली से मुंबई 5 घंटे का टाइम लगता है, तो 5 घंटे इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, वो अलग रहेंगे। 24 घंटे का टाइम ऑफिसर को मिलेगा। सेक्शन 16 और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के बारे में बताता है। तो ए को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 30 आल्सो स्पेसिफाई देयर रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन। सेक्शन 30 के प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए ए को अपॉइंट किया जाता है और उनकी जो रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन है उनके बारे में उनको बता दिया जाता है। कहते ए कब इंक्वायरी होल्ड करेगा? ऐसी ही इंक्वायरी होल्ड नहीं करेगा जब उसे ऑथोराइज्ड ऑफिसर से क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा। जब ऑथोराइज्ड ऑफिसर या फिर जो कंप्लेनेंट है, ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन सा होगा? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी, उसके बाद ही इंक्वायरी होल्ड होगी। कहते ए शैल इंडेवर to dispose of the complaint in 1 year from the date of receipt of complaint। जब ए को कंप्लेन मिली तब से क्या है, 1 साल के अंदर अंदर ए को डिसीजन देना होगा, डिस्पोज ऑफ करना होगा उस केस को। अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया है तो उसे रीज़न बताने होंगे कि क्यों टाइम लग रहा है इतना। तो ए के 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। देखिए ए के पास सबसे पहले केस जाता है। अगर कोई पर्सन ए के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तब किसके पास फर्स्ट अपील की जाएगी? स्पेशल डायरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एसडी बोलेंगे, जिसे बताता है सेक्शन 17। देखिए ए के पास कंप्लेन की 1 ईयर के अंदर ए ने अपना ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो कंप्लेनेंट था वो ए के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? एसडी के पास, स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील कर सकता है विद इन 45 डेज। 45 डेज का मीनिंग क्या है? जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी को ए ने फैसला सुनाया, अपना ऑर्डर दिया, तो 1 जनवरी से लेकर 45 दिन के अंदर अंदर यानी कि 15 फरवरी तक स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील की जा सकती है। और उसे फीस कितनी भरनी होगी? 5000 फीस उसको भरनी होगी। और स्पेशल डायरेक्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए एसडी के पास हम अपील कर रहे हैं, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट कम्स अंडर सेक्शन 18। तो उस अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है, अपॉइंट करती है। नोन एज द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज टू हियर अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द स्पेशल डायरेक्टर। सबसे पहले केस किसके पास गया? ए के पास। ए के बाद फर्स्ट अपील होती है स्पेशल डायरेक्टर। अब ए और एसडी के ही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किसके पास हो सकती है? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब देखिए हम इसी ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ए और एसडी है, ठीक है, इनके ऑर्डर से ही कंप्लेनेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो अभी क्या 45 डेज के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है। यानी कि ए के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है, एसडी के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो अब किसके पास जा रहा है? वो एटी के पास जा रहा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है। तो अब यहाँ पर उसे फीस कितनी देनी पड़ेगी? 10,000। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने से पहले उसे जो भी पेनल्टी चार्जेस ए और एसडी ने बताए हैं वो उसे भरने होंगे, फिल करने होंगे। लेकिन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जो चार्जेस हैं ये नहीं भरने चाहिए, अनरीजनेबल हैं, तो डिस्पेंस भी कर सकता है।
अब देखिए अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर 180 डेज के अंदर सुना देगी, लेकिन ये 180 डेज से ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं अगर कोई रीज़न अपीलेट ट्रिब्यूनल दी तो वो कॉपी ऑफ ऑर्डर किसके पास भेज देगी, कंसर्न्ड पर्सन, और फिर जो भी कंसर्न पर्सन है और या फिर ए के पास और एसडी के पास भी कॉपी चली जाएगी। सेक्शन 35 हमें क्या बताता है, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 80, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला सुनाया उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट के पास विद इन 60 डेज, 60 डेज या फिर थोड़ा ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं अगर कुछ वैलिड रीज़न है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद सीधा हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।